guys, welcome back to my channel. In this lecture we are going to discuss about principles of insurance. प्रीवियस लेक्चर में हमने इंश्योरेंस का मीनिंग, कंसेप्ट और जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका टाइप्स को डिस्कस किया था. मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ एक बार फिर से. इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस में एक दो पर्सन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. एक होता है हमारा इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड. इंश्योरर पर्सन जो वो होगा जो इंश्योरेंस करता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरर होगा वो होगा. एंड इंश्योर्ड वो पर्सन है जो बाय कर रहा है उस इंश्योरेंस को, यानी जिसका इंश्योरेंस हो रहा है वो पर्सन होगा इंश्योर्ड. इंश्योर्ड यानी जिसका इंश्योरेंस हुआ है वो पर्सन जिसने बाय किया है, उसको टाइमली पेमेंट करनी होगी कुछ अमाउंट की, जो इंश्योरेंस कंपनी उसको बोलेगी, जो टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन होता है. जो वो बाय करता है इंश्योरेंस को, वो जो पेमेंट हम करते हैं यानी इंश्योर्ड पर्सन जो पेमेंट करेगा उसको हम प्रीमियम बोलते हैं. अब हम सोचेंगे कि हमारा क्या बेनिफिट होगा जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, जो अमाउंट हम मंथली पे कर रहे हैं या किसी भी वे से हम उसको पे कर रहे हैं. देन आपको उसका बेनिफिट तब मिलेगा जब अगर आपको किसी भी वे से लॉस हो जाता है, कोई डैमेज हो जाती है, कोई स्टॉलन हो जाती है, कोई चोरी हो जाती है, अगर आपकी डेथ हो जाती है या कोई इलनेस की वजह से एनीथिंग, देन आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगी जितने का अमाउंट का आपने इंश्योरेंस ले रखा है. तो ये हमारा इंश्योरेंस का मीनिंग है, कंसेप्ट है. अब हम इसके बारे में, इसके प्रिंसिपल्स जो हैं, इसके क्या रूल्स हैं, कब आप अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं और इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में क्या रिलेशन होगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, वो प्रिंसिपल में हम डिस्कस करेंगे. जिसमें से हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, लाइक नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो होती है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, उसमें क्या होता है, बायर को रिस्क उठाना पड़ता है. उसका रिस्क रिगार्डिंग ये रिस्क होता है कि उसको चेक कर ले वो प्रॉपरली परचेज करते टाइम कि क्वालिटी, क्वांटिटी, जो कंडीशन है गुड की वो सही वे से है या नहीं है. इट मीन्स क्या है, बायर को ही एग्जामाइन करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, परचेज करने से पहले उसे अवेयर होना होगा. बट इन इंश्योरेंस ऐसे कुछ एक प्रिंसिपल है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा बोथ पार्टीज़ के लिए, उन दोनों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. वो क्या प्रिंसिपल है? फर्स्ट जो है हमारा प्रिंसिपल इंश्योरेबल इंटरेस्ट है. इसका मीनिंग ये है कि एक पर्सन का डायरेक्ट उससे लिंक होना चाहिए. जब लॉस होता है उसका उसमें पर्सनली इंटरेस्ट होना चाहिए. जब कुछ भी लॉस होता है, व्हेन द लॉस और डैमेज टू द आइटम कंसर्न वुड कॉज दैट पर्सन टू सफ़र ए फाइनेंशियल लॉस और अदर काइंड ऑफ लॉस, यानी उसका डायरेक्ट उससे लिंक होना चाहिए जो भी उसको लॉस हुआ है. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉयर है, मी नॉट बी नेसेसरी हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है अगर वो इंश्योरेंस करवाता है, जो एम्प्लॉयज़ की लाइफ के लिए अगर वो लाइफ इंश्योरेंस लेता है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के अंदर नहीं आता है. इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये है, अगर एक मैरिड कपल जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन ईच अदर लाइफ, उनकी एक दूसरे की लाइफ में इंपॉर्टेंस है, वो इंश्योरेंस ले सकते हैं, यानी कि ये जो होगा हमारा वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा. एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. अगर आप कोई बाइक लेकर आए हैं, वो बाइक आपकी नहीं है खुद की, आप उसका इंश्योरेंस लेना चाहते हो, देन आपका उसमें पर्सनली या फिर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है आपका खुद का, आप उसका इंश्योरेंस नहीं ले सकते या नहीं करवा सकते. इन लाइफ इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है हमारा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ व्हेन द पॉलिसी इज टेकन. जब आप पॉलिसी लेते हो तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए जब आपने पॉलिसी ली है. ये नेसेसरी नहीं है अगर जब आप क्लेम लेते हो, जब आपको क्लेम मिलता है कि तब आप प्रेजेंट हो उसमें, तो उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट का ज़्यादा मैटर नहीं है, नेसेसरी नहीं है. ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए था. मेरीन इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट नेसेसरी नहीं है एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी इज टेकन, बट ये नेसेसरी हो जाता है एट द टाइम ऑफ क्लेम. क्लेम के टाइम पे इसे नेसेसरी हो जाता है, यानी इसका जस्ट अपोजिट है लाइफ इंश्योरेंस का. नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब है आपको जितना लॉस हुआ है आपको उतना अमाउंट मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है 5 लाख का, आपको लॉस हुआ है 4 लाख का, आपको लॉस हुआ है 4 लाख का, आपने इंश्योरेंस ले रखा है 5 लाख का.
अगर आप बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी के पास लेने जाओगे, आपकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें फायर की वजह से काफ़ी डैमेज हो गई है प्रॉपर्टी, आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस क्लेम लेने गए हैं, देन आप बोलते हो कि मुझे 5 लाख का अमाउंट दो क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी पर लॉस बाय फायर की वजह से काफ़ी डैमेज हुआ है, काफ़ी नुकसान हो गया है। देन आप अगर 5 लाख क्लेम करोगे देन आप नहीं कर सकते वो 5 लाख, बिकॉज आपको जब लॉस ही 4 लाख का हुआ है, देन इंश्योरेंस कंपनी आपको 4 लाख की अमाउंट देगी, ना तो उससे ज़्यादा होगा ना ही उससे कम होगा। मिनिमम कुछ परसेंटेज कम भी हो सकता है इवन, अगर 100% नहीं मिलता है तो, पर वो ज़्यादा अमाउंट नहीं देगी। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। बट जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो लाइफ इंश्योरेंस पर एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज लाइफ की कोई वैल्यू हम मॉनेटरी टर्म्स में पैसों में नहीं माप सकते किसी की लाइफ की वैल्यू। हर एक की पर्सन की लाइफ की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो अमाउंट होगा कंपनसेशन का वो कैश में भी दिया जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ रिपेयर भी हो सकता है। अगर किसी की मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसने अगर इंश्योरेंस ले रखा था मशीनरी का, देन वो उसकी रिपेयर के लिए भी इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, अगर आप अपनी कोई भी एसेट जो है आपकी मशीनरी वगैरह उसको रिप्लेस भी करवा सकते हो, तो ये जो इंडेमनिटी होगा इस फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इस प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है, यानी जो इंश्योरर है, इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस हुआ है यानी जो बायर है जिसने इंश्योरेंस लिया है, उन दोनों को अपने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होगा। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ जो इंश्योर्ड पर्सन है जो इंश्योरेंस लेने गया है सिर्फ उसको ही सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी। इवन इंश्योरर को यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो पॉलिसी वगैरह है उसको सब कुछ बताना होगा। जो भी मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड है सारी इन्फॉर्मेशन उस पार्टी को सेकंड पार्टी को देनी होगी, और सेकंड पार्टी को फर्स्ट पार्टी को भी देनी होगी। इसके अंदर थ्री पॉइंट्स है जो कि मेनली उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट एंड वारंटी। कंसीलमेंट का मतलब होता है हाइड कर देते हैं कभी कोई इन्फॉर्मेशन। तो रिप्रेजेंटेशन जो है सब कुछ एज वगैरह, एज क्या है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसमें आपको सब कुछ बताना होगा। एज क्या है, वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, फैमिली की हिस्ट्री क्या है, आपका हेल्थ स्टेटस क्या है, अगर आपको कोई डिसीज़ है, स्मोकर या नॉन स्मोकर है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, उसको रिप्रेजेंटेशन करना होगा। अगर आप सोचते हो कि मैं इंश्योरेंस क्लेम ले लूँगा, अगर मैं अपनी कोई हेल्थ, अगर आपको कोई डिसीज़ है वो आप नहीं बताते हो इंश्योरेंस कंपनी को, देन आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ फेथ ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ भी हो सकता है। ब्रीच का मतलब है आपको क्लेम नहीं मिलेगा, इन द सेंस वो टूट जाता है जो गुड फेथ है। जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो डिसकंटिन्यू भी कर सकती है और कंटिन्यू भी कर सकती है, बेस्ड अपॉन जो कंपनी है वो क्या करना चाहती है। डिसकंटिन्यू इसलिए करेगी क्योंकि सबसे पहले मेंशन था कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसको बतानी होगी, एक दूसरे को सब कुछ डिस्क्लोज करना होगा, क्या फैक्ट्स वगैरह हैं। एंड कंटिन्यू वो इसलिए हो सकती है बिकॉज जो इंश्योरेंस कंपनी होते हैं वो नहीं चाहती कि अब उसके कस्टमर कम हो, तो उसे बस वो बोल देगी कि प्रीमियम अमाउंट वो ज़्यादा देना होगा उसको, अब कस्टमर को जिसने गुड फेथ को ब्रीच किया है। तो ये हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ के बारे में। अब प्रिंसिपल आते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन का। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है, किसी एक से ज़्यादा पर्सन का कंट्रीब्यूट होना अमाउंट क्लेम करते टाइम। जब कोई पर्सन है अमाउंट क्लेम करने जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, देन वो कंट्रीब्यूट करेंगी इंश्योरेंस कंपनी। कैसे, फॉर एन एग्जांपल मिस्टर अमित जो वो इंश्योर कराता है अपनी कार को यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख की, एंड फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 6 लाख की। उसकी कार जो है डैमेज हो जाती है, उसका क्लेम जो है उसको 2 लाख लेना था, देन वो अमाउंट जो है उसका 2 लाख कैसे कंपनी बियर करेगी, इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। जो अमित है वो फुल क्लेम नहीं कर सकता किसी एक कंपनी से, यानी कि यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से वो डायरेक्ट 2 लाख का क्लेम नहीं करेगा, उसको कंट्रीब्यूट करना होगा दोनों कंपनी से। 2 लाख का जो है वो अमाउंट करेगा, यानी कि 10:6 में ये जो अमाउंट है वो उसको दिया जाएगा। 10 यानी कि जो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी थी, और 6 जो है ये 10 एंड 6 इसको हम कट कर देते हैं, 2 3 6,
2 5 ज़ा 10 यानी कि 5:3 रेशो में उसको क्लेम मिलेगा 2 लाख का 5/8 एंड 2 लाख का 3/8 जो है उसको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी देगी। यानी दोनों कंपनी ने अकॉर्डिंग टू रेशो उनको कंट्रीब्यूट किया है। ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर उसको कोई रिस्क होता है, रिस्क राइज होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन तभी होता है जब इंश्योर्ड पर्सन है, कोई पर्सन है, वो मल्टीपल कंपनी से अपना इंश्योरेंस ले देता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इसके अंदर क्या है, जो द इंश्योर्ड मस्ट टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस, यानी कि इंश्योर्ड जो पर्सन है अगर उसने किसी अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले रखा है देन उसको स्टेप लेनी चाहिए जितना वो कम कर सकता है उसके लॉस को मिस हैपनिंग से बचा सकता है। द इंश्योर्ड मस्ट नॉट नेग्लेक्ट बिहेव इररिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग सच इवेंट्स, यानी उसको इररिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करना है इस इवेंट्स के टाइम। फॉर एन एग्जाम्पल, मिस्टर जैन जो था उसके हाउस में फायर लग गई बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से। इस सिनेरियो में क्या होगा, मिस्टर जैन कुछ उसके पॉसिबल स्टेप्स जो उतने वो ले सकता है, लाइक फायर ब्रिगेड को बुला सकता है, यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स उनको यूज़ कर सकता है, कॉलिंग नेबर्स फॉर हेल्प अपने नेबर्स को बुला सकता है, एंड टू स्टॉप सॉरी स्टेप्स ले सकता है वो जितने पॉसिबल स्टेप्स होंगे ताकि फायर को जो है स्टॉप किया जा सके। ही शुड नॉट रिमेन इनएक्टिव इवन इफ हिज लॉस इज इंश्योर्ड। उसको ये नहीं है कि वो आराम से खड़ा होकर देखे कि हाँ मैंने तो इंश्योरेंस ले रखा है क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा। उसे ऐसा नहीं करना है, जितना कम हो सकता है उसको लॉस को कम करने के लिए उसे स्टेप्स लेने चाहिए। अब ये भी नहीं है कि वो अगर उस हाउस में फायर लगी हुई है वो उसके अंदर चला जाए, उसको इतना अपनी लाइफ का रिस्क नहीं लेना है। एज पॉसिबल मीन्स कुछ जितने स्टेप्स लेना चाहिए, फायर ब्रिगेड को बुला लिया, नेबर्स को बुला लिया अपनी हेल्प के लिए, वो स्टेप्स लेनी चाहिए उसे, नेसेसरी स्टेप्स। प्रिंसिपल ऑफ कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा। प्रॉक्सिमा मीन्स नियरेस्ट कॉज्ड, यानी कि अगर किसी भी लॉस के किसी भी पर्सन ने अगर इंश्योरेंस लिया हुआ था, इंश्योर्ड पर्सन ने, उसके एक से ज़्यादा कॉजेज बन रहे हैं, एक से ज़्यादा कारण है उसके, देन उसमें से जो नियरेस्ट कॉज होगा उसको देखते हुए इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देगी, ये डिसाइड करेगी। लाइक इसमें लिखा हुआ है, इट मीन्स इफ़ द लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन पिरल। पिरल का मीन्स है कोई कारण जो था, उसका क्या कारण था। द नियरेस्ट कॉज शुड बी टेकन इन टू कॉन्सिडरेशन, जो नियरेस्ट कॉज होगा उसको कंसिडर किया जाएगा टू डिसाइड द लायबिलिटी ऑल थ्रू द लॉस मे नॉट हैव हैपेंड विदाउट द रिमोट कॉज। यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वही कंपनसेशन प्रोवाइड करवाएगी ओनली फॉर सच लॉसेज विच आर कोज्ड बाय द रिस्क स्टेटेड इन द पॉलिसी। जो पॉलिसी में रिस्क स्टेटेड थे उन्हीं के अकॉर्डिंग वो लॉस का यानी कि जो क्लेम होगा वो अमाउंट प्रोवाइड करवाएगी। उसके अलावा अगर कोई लॉस होता है उस पर्सन को, इंश्योर्ड पर्सन को, देन वो क्लेम नहीं कर सकती, यानी वो उसको पेमेंट नहीं करेगी बिकॉज टर्म्स एंड पॉलिसी जो कंडीशन थी उसमें स्टार में मेंशन नहीं था। लाइक एक एग्जाम्पल भी है इसका गिवन है। एक केस था टेलर वर्सेस डनबर का 1869 में। एक शिप थी जिसने कैरी कर रखा था मीट को, वो डिले हो गया बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, तूफान आया हुआ था, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना था मीट को। दस मीट बिकेम डीकम्पोज, मीट खराब हो गया जिस वजह से उसको फेंकना पड़ा। एंड इट वॉज हेल्ड दैट द इंश्योरर इज नॉट लाइबल टू पे एज द लॉस वॉज नॉट ड्यू टू सी पिरल्स। सी के कोई कारण की वजह से उसको लॉस नहीं हुआ था, वो नहीं लाइबल है कि उसको क्लेम मिले, इंश्योरेंस वॉज फॉर विच इंश्योरेंस वॉज सॉट। अब इंश्योरेंस कंपनी ये प्रूव कर देगी कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में हमें आपको सी की वजह से अगर कोई आपको लॉस होता है तो हम क्लेम देंगे, बट ये जो लॉस था वो स्टॉर्म की वजह से हुआ है तो वो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर होगा वो लाइबल नहीं है कि वो आपको अमाउंट का जो पे करेगी, अमाउंट जो भी आपको लॉस हुआ है उस वजह से। ये लास्ट प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल में है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। इसमें 3 पार्टी का रोल है। लाइक व्हेन वेयर वन पर्सन टेक्स ओवर द राइट्स और रेमेडीज ऑफ ए क्रेडिटर अगेंस्ट हिज डेटर। जब कोई राइट ले लेता है किसी रेमेडीज ऑफ ए क्रेडिटर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, डेटर के अगेंस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मिस्टर ए जो है उसने इंश्योरेंस ले रखा था अपने हाउस पर ₹10 लाख का। द हाउस इज टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। नेग्लिजेंस
ऑफ हिज नेबर, उसके नेबर की वजह से, मिस्टर बी जो उसका नेबर है उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे कर देगी अमाउंट 10 लाख को मिस्टर ए को, क्योंकि उसने 10 लाख का इंश्योरेंस ले रखा था, उसको क्लेम मिल जाएगा। बट सेम टाइम पे जो कंपनी है फाइल सूट केस कर देगी यानी कि मिस्टर बी पर, बिकॉज उसकी वजह से मिस्टर ए को लॉस उठाना पड़ा। तो जो कंपनी है वो कुछ अमाउंट मिस्टर बी से लेगी। मिस्टर ए भी उसके ऊपर केस फाइल कर सकता था, बट ये उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई एक पर्सन ही फाइल करेगा, ये तो कंपनी करेगी या मिस्टर ए जिसका हाउस डिस्ट्रॉय हुआ है वो। फिर जो है यानी मिस्टर बी को भी कुछ अमाउंट देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को बिकॉज ऑफ लॉस। दस द कंपनी विल बी एंटाइटल्ड टू रिटेन 10 लाख, इसलिए कंपनी को राइट है कि वो 10 लाख को रिटेन करे जो उसने मिस्टर ए को पे किया था, प्लस उसके अदर एक्सपेंसेस सच एज कोर्ट फीस भी होगा, उसने केस किया होगा, लॉयर के चार्जेस होंगे, एंड द बैलेंस अमाउंट इफ एनी विल बी गिवन टू मिस्टर ए। अगर मिस्टर ए को कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट दिया गया है तो वो भी उसको मिस्टर बी से ले सकता है, कंपनी ले सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।